नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार। आज का जो वीडियो है उसमें हम कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, इसमें जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं दे आर नॉट लाइक 100% सब पे फिट नहीं होती हैं और डॉक्टर्स इनको पेशेंट के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो कोरोना वायरस के केसेस होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिसको कि कोई सिम्टम नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक। और अगर आप उस कैटेगरी में हैं और आपको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है तो उसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, आप अपना टेस्ट कराइए और आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। दैट इज़ द ओनली थिंग कि आपको एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को अपने आप को आइसोलेट करना है। 10 दिन तक मिनिमम आप आइसोलेशन में रहेंगे। उसके अलावा दूसरे पेशेंट्स आते हैं जो कि माइल्डली सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। अब माइल्डली सिम्प्टोमेटिक कैटेगरी में भी हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी होती है जो कि पेशेंट्स को कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे 60 ईयर्स के अबव के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एस्थमा है, हार्ट डिजीज़ है। तो ये सारे पेशेंट्स थोड़े से हाई रिस्क कैटेगरी होता है, इवन इफ देयर सिम्टम्स आर माइल्ड। तो अब इनके 2 कैटेगरी में डिवीजन के हिसाब से हम ट्रीटमेंट देखते हैं। एक तो माइल्ड पेशेंट है, यंग पेशेंट है जिसको कि बुखार हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है और वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है। तो उस पेशेंट को सिंपली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, मतलब जो आपका सिम्टम है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट लीजिए। सपोज आपको बुखार आता है और देखिए बुखार है जो कि हम 100.4 डिग्रीज के ऊपर उसी को फीवर मानते हैं, मतलब 99.6 100 इसको हम फीवर नहीं कंसिडर करते हैं। तो अगर आपको फीवर आता है उस वक्त आपको डोलो टैबलेट जैसे कि पैरासीटामोल जिसमें है 650 मिलीग्राम्स वेट के बेसिस पे आपको वो लेनी है। तो ये है माइल्ड केसेस। इसके अलावा आप जिंक की टैबलेट 50 मिलीग्राम डेली ले सकते हैं। थोड़ा विटामिन सी का सप्लीमेंट और विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं। सो ये है माइल्ड केसेस। लेकिन माइल्ड केसेस में आपको क्या ख्याल रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फीवर जो है वो बहुत हाई ग्रेड ना जाए, उसके अलावा और सांस लेने में दिक्कत ना हो जाए। और ये जो पहला वीक है, फर्स्ट वीक इज़ जनरली फीवर, मतलब पहले हफ्ते में ज़्यादातर बुखार आता है। लेकिन जब आप सेकंड वीक में एंटर करते हैं, मतलब 5 दिन के बाद, मतलब अब जो बीमारी थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है, तो अदरवाइज पहले इट वॉज सेकंड वीक। अब 5 दिन के बाद से निमोनिया होना शुरू हो जाता है पेशेंट्स को। तो उस वक्त 5 दिन के बाद से हमें देखना है कि पेशेंट को निमोनिया डेवलप ना हो जाए। और एक माइल्ड, ये तो हो गया सिंपल माइल्ड केसेस जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है। जो माइल्ड केसेस हैं और उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनके लिए ट्रीटमेंट मोडालिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसमें हम कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे कि सीबीसी, डी डायमर, सीरम फेरेटिन, एलडीएच, सीआरपी। और इन टेस्ट के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट्स को कोई और मतलब हाई अलर्ट कुछ चीज़ें ना हो। तो अगर पेशेंट की ये सारे टेस्ट ठीक हैं और बहुत हाई अलर्ट नहीं है तो उसमें भी सेम ट्रीटमेंट जाएगा कि आपको सिर्फ पैरासीटामोल लेना है, जिंक लेना है, विटामिन सी, विटामिन डी सप्लीमेंटल आप ले सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स थोड़े हाई कैटेगरी होते हैं उसको हम आइवरमेक्टिन, डॉक्सी और एजी जैसी ट्रीटमेंट एडवाइस कर देते हैं। हालांकि इनमें से किसी का भी प्रूवन बेनिफिट नहीं है और बहुत सारी गाइडलाइंस ने अब इनको भी आउट कर दिया है कि आइवरमेक्टिन, डॉक्सी और ये देने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे लोग जैसे महाराष्ट्र की गाइडलाइन से फेबीफ्लू रिकमेंड करती हैं ऐसे केसेस में, लेकिन फेविपिराविर या फेबीफ्लू सिर्फ कुछ कैटेगरी के पेशेंट्स को देने का काफ़ी मतलब सिलेक्टेड कैटेगरी के पेशेंट्स को ही यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज उसका भी कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है। तो इन केसेस को हम टाइट मॉनिटरिंग में रखते हैं। अब 5th डे आ गया, आपको फीवर हो ही जा रहा है, लाइक फीवर इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो आप पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करिए। इस वक्त आपको अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर करनी है। राइट हैंड की आप इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले चेक कर लीजिए किसी नॉर्मल इंसान के फिंगर पे लगा के कि पल्स ऑक्सीमीटर ठीक है आपका या नहीं है, और अपनी ऑक्सीजन मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दीजिए। सो ये 5वें दिन के बाद अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो आप मॉडरेट कैटेगरी में एंटर करने के चांसेस आपके रहते हैं। इस वक्त ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है नॉर्मली कितनी होती है, 98, 96, मतलब थोड़ी इंडिविजुअल वेरिएशन होती है, अदरवाइज 95, 96, 97, 98 तक सेचुरेशन रहती है। तो आप अपना बेस लाइन सेचुरेशन देख लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आपकी ऑक्सीजन लेवल में कमी आ रही है या नहीं। मतलब बेस लाइन से 3 या 4 की कमी, जैसे मेरा अगर 95 है उससे मेरा 4 कम हो जाता है, 92 हो जाता है, तो मुझे थोड़ा उसमें वरी करने की बात है। तो अगर आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं तो मतलब आप मॉडरेट कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं। तो ये हो गई मॉडरेट कैटेगरी। और मॉडरेट कैटेगरी में आपको क्या करना है, अपने ऑक्सीजन लेवल देखने हैं। अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल गिरती है तो आपको पेट के बल लेट जाना है, क्योंकि जब हम ऐसे पेट के बल लेटते हैं तो जो हमारा हार्ट है वो नीचे आ जाता है और लंग्स को पीछे एक्सपैंड होने की जगह मिलती है और ऑक्सीजनेशन बेटर हो जाती है। तो आप इस वक्त ये शुरू कर सकते हैं कि आप पेट के बल लेट के फिर देखिए आपकी सेचुरेशन बेटर हो रही है या नहीं। और अगर इसके बाद भी आपकी सिचुएशन बेटर नहीं होती है और आपकी ऑक्सीजन लेवल्स कम गिरते हैं तो आपको इस वक्त आपको आवश्यकता है ऑक्सीजन की।
तो जब आप ऑक्सीजन आपको लगाते हैं और अगर आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 3 लीटर से ऊपर जाती है, माइंड करिए अभी तक मैंने स्टीरॉयड्स का नाम नहीं लिया है, अगर आपकी ऑक्सीजन की लेवल की रिक्वायरमेंट 3 लीटर से ऊपर जाती है, इस वक्त आपको सीटी स्कैन कराने की आवश्यकता होती है, या फिर इस वक्त हम स्टीरॉयड्स ऐड करने की इस वक्त ये टाइम है कि हम स्टीरॉयड्स ऐड करें। तो स्टीरॉयड्स में भी आप सोल्यूमेड्रॉल यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में आता है, जो कि 16 मिलीग्राम मिट्रॉल की टैबलेट मिलती है। तो इस वक्त सोल्यूमेड्रॉल या इसकी डोज दी जाएगी, पर इस वक्त डॉक्टर आपको कुछ और टेस्ट एडवाइस करेंगे, जो कि CBC, डी डाइमर, सीरम फेरेटिन और LDH है। इसके बेसिस पर, इसकी सिवियरिटी के बेसिस पर स्टीरॉयड्स की डोज को मॉनिटर किया जाएगा और उसको ही इसकी बेसिस पर ऑल्टर किया जाएगा। तो ये है मॉडरेट कैटेगरी। यहाँ पर आपके आ गए ऑक्सीजन और स्टीरॉयड्स की रिक्वायरमेंट। देखिए अभी भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो रेमडेसिविर यूज़ कर रहे हैं, ये सब कंपैशनेट बेसिस पर है। रेमडेसिविर का कोई प्रूवन रूल नहीं है, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो रेमडेसिविर के पीछे मत भागिए, ब्लैक मार्केट से मत लीजिए, बिकॉज ऐसा करने से हो सकता है हम अच्छी ऑथेंटिक मेडिसिन ना यूज़ करें और वो पेशेंट को हार्म कर दे, क्योंकि इसका कोई प्रूवन रूल नहीं है। सो ये है रिगार्डिंग रेमडेसिविर। फेविफ्लू का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप मॉडरेट कैटेगरी में चले गए और 5वें-7वें दिन आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है तो उसका कोई रोल नहीं है, प्लीज़ मत लीजिए, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये सिर्फ रोल आता है इस वक्त स्टीरॉयड्स का अगर आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 3 लीटर से ऊपर हो जाती है। तो कई बार डॉक्टर CT स्कैन एडवाइस करते हैं, बिकॉज हमें चेक करना होता है कि कहीं ब्लड क्लॉट तो नहीं है, मतलब इसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो बेसिकली एक कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड हम एडवाइस करते हैं CT स्कैन चेस्ट का, टू लुक फॉर अ क्लॉट। अगर ब्लड क्लॉट है तो हम ब्लड थिनर्स पे पेशेंट को डालते हैं, और अगर आपके डी डाइमर की वैल्यू बहुत हाई है तो भी हम आपको इस वक्त एनॉक्सापेरिन जैसे ब्लड थिनर पर डालते हैं या फिर एस्पिरिन लेने की एडवाइस करते हैं। सो ये है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। जो आप ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन आपको अपनी बॉडी में लेवल मेंटेन करना है, वो 92-93 की सैचुरेशन बहुत होती है, मतलब 94 तक मेंटेन करिए। ये नहीं कि ऑक्सीजन है तो उसको पूरा खोल लीजिए और 100 की सैचुरेशन ले आइए, तो ये नहीं करना है। और जो पेशेंट ज़्यादा बीमार हो जाते हैं वो पेट के बल लेटें और अपनी ऑक्सीजन इंप्रूव करने की कोशिश करें। इस वक्त आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है अगर आपका ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव नहीं कर रहा है, डिस्पाइट योर यूज़ ऑफ ऑक्सीजन एंड डिस्पाइट लाइंग प्रोन। तो इसके बाद जो पेशेंट्स हैं वो सीवियर कैटेगरी में चले जाते हैं। तो सीवियर कैटेगरी के लिए ऑब्वियसली हमारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अलग हैं, लेकिन मेडिसिन अभी भी सेम ही रहेंगी। सो आप स्टीरॉयड्स, पैरासीटामोल, जिंक, थोड़ा बहुत विटामिन C, विटामिन D का रोल है, लेकिन रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, फेविपिराविर, टोसिलिजुमैब, ये सारी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, इन्होंने कोई भी प्रूवन बेनिफिट नहीं दिया है। तो अगर आपके पेशेंट को ये नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे भागने की मतलब मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और थोड़ा सा हमारे डॉक्टर्स को भी जुडिशियस हो जाना चाहिए और ये सारी मेडिसिन इतना मतलब रैम्पेंटली प्रिस्क्राइब ना करें कि रिलेटिव्स बेचारे परेशान होकर ढूंढते रहें। सो दिस इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एसिम्टोमेटिक, mild and moderate cases. For severe category, definitely we need hospitalization and higher treatments like use of non-invasive ventilator, HFNC या फिर आपके ventilator की requirement हो जाती है। So yes, we are in middle of a very deadly strain of virus and it is actually wreaking havoc. पूरी country में इसने बहुत सारी डेथ्स कर रहा है और बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है कि हमारे पास बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बट this is the best we can do. I can advise you these things. So please take care. Namaskar.